राजव्यवस्था में आज हम आप सभी को प्रस्तावना पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका इस तरीके से इसको संविधान के लिए बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की कुंजी भी इसे कहते हैं। अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ इस तरीके से है, हम देखते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करने वाले अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये बनाई गई थी। जिस तरीके से एक पुस्तक में जो प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना में संपूर्ण पुस्तक का सारांश लिखा होता है, उसी तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सारांश है। पूरी तरीके से सभी बातों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। पूरे संविधान को जानने के लिए सिर्फ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से जो अगर पढ़ लिया जाए तो पूरे संविधान को समझा जा सकता है। तो भारतीय संविधान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 11 नवंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई और इसको 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ और इसीलिए ये शब्द यहाँ पर डेट आती है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसके प्रत्येक शब्द का अलग अलग महत्व है, उसकी एक बहुत ही लंबी व्याख्या होती है। उसको समझने के लिए अलग अलग हम मीनिंग को या वर्ड को हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, यहाँ पर संपूर्ण जनता को संबोधित किया गया है। संविधान जो है सभी के लिए है, भारत की समस्त जनता के लिए है। तो ये सबसे पहला शब्द आता है कि हम भारत के लोग। उसके बाद भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है, किसी बाह्य शक्ति या महाशक्ति के नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा। अपने अंदर के मामले और बाहर किसी दूसरे देशों से संधियां करना या दूसरे देशों से व्यापार करना, उस मामले में स्वतंत्र है, किसी दूसरी महाशक्ति के आधिपत्य में नहीं है। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है भारत। उसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब जो भी भारत की जनता है उसको समान अवसर या समान रूप से उसको आर्थिक लाभ प्राप्त हो, सभी को समानता की संविधान की तरफ से सबको समान माना गया है। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। जो भारत देश है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष देश भारत विश्व के अन्य देशों की, धार्मिक देशों की अपेक्षा इसकी सहानुभूति सभी धर्मों के साथ समान रही है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। यहाँ पर बहुत से धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो धार्मिक आधार पर संविधान की तरफ से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।
ये होता है पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहले कुछ दूसरे तरीके से थी, उसके बाद इन शब्दों को इसमें सम्मिलित किया गया। उसके बाद अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है भारत में जितने स्तर की सरकारें बनती हैं वो समस्त जनता के द्वारा निर्वाचित होती हैं। लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा जो दी गई थी, 1906 जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, कहा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का शासन है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो ये लोकतंत्रात्मक, भारत में एक से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। भारत एक संघात्मक देश है, भारत राज्यों का देश है। भारत क्या है? भारत एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पर कई स्तर की सरकारें हैं, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो इस तरीके से जो जितनी भी सरकारें भारत में बनती हैं वो संपूर्ण सभी सरकारें जनता के द्वारा निर्वाचित होती हैं। अगला शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जब कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है तो उसे कहते हैं गणराज्य। पहले क्या होता था, सभी देशों में राजा होता था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी। तो ये एक कंपैरिजन करते हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। वहाँ पर संपूर्ण मतलब आज भी राजतंत्र विद्यमान है। ब्रिटेन के नागरिक आज भी अपनी परंपरा को बनाए रखे हुए हैं और वहाँ पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। यहाँ पर भारत में यहाँ पर गणतंत्र का मतलब यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति से संबंध लगाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और ब्रिटेन में जो राजा होता है वो आज भी वंश परंपरा के आधार पर होता है। तो वंशानुगत शासन के अगेंस्ट ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो बनाने के लिए ये तो यहाँ तक हो गया। बनाने के लिए था इसके समस्त नागरिकों को, बार बार शब्द आता है कि हम भारत के लोग या इसके समस्त नागरिकों की हो, तो यहाँ पर संपूर्ण नागरिकों को एक समान संविधान की तरफ से माना गया है। को सामाजिक, यहाँ पर सभी नागरिक जितने भी भारतीय देश के नागरिक हैं जिनको भारतीय संविधान की तरफ से उनको नागरिकता प्रदान की गई या वो जो यहाँ पर उनके मूल निवासी यहाँ के हैं उनके लिए कहा जा रहा है। बार बार सब आता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इस मतलब न्याय विचार इतने प्रकार की इनको मतलब आज़ादी दी जाएगी। कहने का मतलब इतने प्रकार के इनको संविधान की तरफ से न्याय दिया जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक में वर्ण व्यवस्था, समाज में किस तरीके सभी लोग स्वतंत्र हैं अपना व्यापार करने के लिए या अपना आजीविका करने के लिए। आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हैं, उनको अवसर दिया जाएगा अपने कोई भी व्यापार कारोबार करने के लिए। आर्थिक रूप से किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय में भी संविधान की तरफ से सभी को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। तो ये उनके राजनीतिक न्याय हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में ऐसा नहीं है किसी कोई भी व्यक्ति इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। उस योग्यता को जो कंप्लीट करता है उस क्षेत्र के निर्वाचन के अनुसार, उसके निर्वाचन नामावली में उसका नाम हो, वो चुनाव लड़ने के लिए जिस लेवल का चुनाव लड़ रहा हो उतनी उसकी एज होनी चाहिए। तो इस तरीके से उस चीज़ को जो कंप्लीट करता है
तो वो चुनाव लड़ सकता है। और 18 वर्ष के ऊपर भारतीय संविधान में सभी को वोट देने का अधिकार है। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो राजनीतिक न्याय विचार, प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के जो क्या कहते हैं मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय संविधान को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं। तो उन मूल अधिकारों में क्या कहते हैं विचार अभिव्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, मतलब बोलने का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उस स्वतंत्रता के अधिकार में वाक अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, मतलब धर्म के हिसाब से वो स्वतंत्र है, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में कोई भी व्यक्ति सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए जो अवसर हैं, उनको समान योग्यता, जो उस एलिजिबिलिटी को पूरा करता है, तो उनको समान अवसर दिया जाएगा। वहीं पर यहाँ पर आधार का शब्द क्या है, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ, अपनी इज्जत के साथ, अपने अपने विचारों के साथ जी सकता है, तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता, भारत एक बहुत बड़ा देश है, राष्ट्र है, तो उसकी एकता को बनाए के रखने के लिए संविधान में इस तरीके की व्यवस्था की गई। अखंडता, भारतीय भूमि, जो भारतीय संविधान की भूमि है, जितनी भी भूमि है वो अखंड होगी, उसके कोई दूसरा खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अखंडता शब्द को इसीलिए यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए बंधुता, यही इसीलिए बंधुता शब्द आता है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस संविधान को इस तरीके से अब अपनी इस संविधान सभा में, जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, उस संविधान सभा में ये दृढ़ प्रतिज्ञा ली गई कि मैं आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मित मार्ग से शुक्ला संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरीके के से ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसमें सिविल लेवल में IAS और PCS से इसमें से 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, ठीक है, और ये भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से समाजवादी, प्रत्येक शब्द की अलग उसमें क्या कहते हैं, मेंस में इसमें पूछ लिया जाता है। गणतंत्रात्मक लोकतंत्र क्या होता है, समाजवादी शब्द क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अखंडता शब्द जैसे इन शब्दों को पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की उद्देश्यों को प्राप्त करने, कई बार इस तरीके से पूछा जाता है भारतीय संविधान की उद्देश्य किस चीज़ में उल्लिखित किए गए हैं संविधान के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको सभी लोग अध्ययन कीजिए और इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़िए। और आज की क्लास में मैं इतना ही, और अगली क्लास में अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना, आप सभी को धन्यवाद।